welcome to Edvi's YouTube channel. Myself Himanshu Gupta, I am IIT Mains and Advanced Mathematics faculty. तो जैसा कि तुम लोगों को मालूम है, क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए हमने इस चैनल पर स्टार्ट किया है फ्री मैथमेटिक्स क्लासेस और उसी सीरीज में आज हमारा लेक्चर 11th है, जिसमें हम लोग जो है आज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स देखेंगे. ठीक है, लास्ट क्लास में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझने के लिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट तुम्हारा टॉपिक है, हम लोगों ने आज क्लास हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेडिकल साइन देखा था कि रेडिकल साइन हमारा क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है, और इसके अलावा हम लोगों ने एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर भी डिफाइन किया था. ठीक है, और हम लोगों ने वहां पर स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, उसको भी हमने डिटेल में देखा था. ठीक है, और हमने बोला था स्क्वायर रूट ऑफ नंबर जो है वो हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है. तो यहाँ पर थोड़ा सा और समझते हैं कि nth रूट को हम किस तरह से डिफाइन करें. तो जिस तरह से हमने स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर डिफाइन किया था, कुछ उसी तरह से, ठीक है, सिमिलरली हम लोग जो है यहाँ पर nth रूट को भी अपना डिफाइन करते हैं. तो इसका स्क्वायर रूट की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो जैसे हमारे पास लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 5. ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमारा क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड. स्क्वायर रूट ऑफ 5 हम लोगों ने डिफाइन किया है कि ये हमारा वो नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पर हमारे पास 5 आए, और x जिसका स्क्वायर करने पर हमारे पास 5 आएगा. अब तुम ये सोच सकते हो कि ऐसे तो दो नंबर हो सकते हैं हमारे पास, एक तो प्लस रूट 5 और एक माइनस रूट 5. तो हमने ये बोला था कि अगर हमारा ये साइन लगा है तो इसका मतलब है ये हमारा है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5. पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5 कि मतलब नेगेटिव वाला नंबर हमें नहीं लेना है. ये बात हमेशा ध्यान रखना. दिस इज वेरी फंडामेंटल एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आगे जाकर तुम लोग जो है हायर क्लासेस में चले जाओगे, तुम 9, 10, 11, 12 पढ़ोगे, लेकिन तब भी ये गलती करते हो. स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज डिफाइंड दैट वे. ठीक है, तो ये तो तुम्हारा स्क्वायर रूट हो गया. अगर हमें मान लो यहाँ पर हम एक नया सिंबल जैसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें, जो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ, मान लो हमारे पास है 8. ठीक है, सॉरी, क्यूब रूट ऑफ 8. इसको हम क्या रीड करते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8. तो क्यों यहां पे जो स्क्वायर रूट वाला जो हमारा रेडिकल साइन है उसके आगे एक छोटा सा 3 लिखा है. ठीक है, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दोनों डिफरेंट नंबर है. 3 इंटू रूट 8 इज अ डिफरेंट थिंग एंड क्यूब रूट ऑफ 8 इज डिफरेंट थिंग. यहां पर रेडिकल साइन के ऊपर तुम्हारा छोटा सा 3 लिखा रहता है. ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 8 का क्या मतलब है, जैसे कि हम लोग यहां पर बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू x इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 5. तो क्यूब रूट ऑफ 8 की अगर हम बात करें यहां पर, तो दिस इज इक्वल टू x इंप्लाइज x क्यूब इज इक्वल टू 8. और ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब हमारा 8 हो, ऐसा नंबर तुम्हारा होगा 2. ठीक है, 2 का अगर हम क्यूब करें तो हमें यहां पर 8 मिलेगा. तो यहां पर हमारे पास यहां से आ जाएगा कि क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो ये तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ 8 हो गया. और इसी तरह से हम और भी रूट जो है यहां पर डिफाइन कर सकते हैं. जैसे कि एक हमारे पास मान लो अगर हम फोर्थ रूट की बात करें, यहां पर फोर्थ रूट ऑफ 16. ठीक है, मान लो फोर्थ रूट ऑफ 16, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज इक्वल टू x सच दैट x की पावर 4 इज इक्वल टू 16. ठीक है, और ऐसे ही तुम्हारा nth रूट जो है यहां पर डिफाइंड हो जाएगा. nth रूट ऑफ सम नंबर, मान लो यहां पर नंबर है हमारे पास 30 और इसको हमने x लिया, तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि x की पावर n इज इक्वल टू 30. यहां पर ये बात ध्यान रखना कि n जो है दैट विल बी आर पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, अच्छा यहां पर एक बात और ध्यान रखना कि जैसे फोर्थ रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू हमने x लिखा है, तो यहां पर x की वैल्यू हमारी क्या है, एक +2 भी आ सकती है और एक हमारी -2 भी हमारी आ सकती है. तो इसमें भी हम केवल और केवल पॉजिटिव वाला ही लेंगे, नेगेटिव वाला नंबर यहां पर
नहीं लेंगे, ठीक है। तो अगर यहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि nth रूट ऑफ, जैसे मान लो कोई नंबर दिया है हमारे पास, तो ये जो है इसमें अगर हमारा n इवन है तो दिस विल बी पॉजिटिव nth रूट ऑफ 30, जहां पर n हमारा क्या है, इवन है, ठीक है। अब हो सकता है तुम्हें यहां पर कंफ्यूजन हो रहा हो कि n हमने इवन क्यों लिया। अगर हमारा n ऑड है तो क्या इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसको थोड़ा सा और हम लोग क्लियर करते हैं ताकि ये तुम्हें गलती ना हो यहां पर। जैसे मान लो अगर हम nth रूट की बात कर रहे हैं तो n को मान लो हम लोग ऑड लेते हैं, यानी कि मान लो अगर हमारे पास क्यूब रूट ऑफ -8 है तो क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे इसको x, और यहां से आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू -8। इसका मतलब आ गया x की वैल्यू इज इक्वल टू -2i। तो यहां पर क्यूब रूट ऑफ -8 कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव, क्योंकि x -2 का अगर हम क्यूब करेंगे देन वी विल गेट -8। ऐसे ही अगर मान लो अगर हमारे पास फिफ्थ रूट है, फिफ्थ रूट ऑफ -32, इसको हमें x लेना है और हमने यहां पर बोला x की पावर 5 इज इक्वल टू -32। तो यहां पर हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां भी हमारी x की वैल्यू -2 हो जाएगी, क्योंकि -2 की पावर अगर हम 5 करेंगे, -2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट -32। तो अगर n ऑड है, nth रूट में n अगर तुम्हारा ऑड है, देन इट्स वैल्यू कैन बी नेगेटिव, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि इट्स वैल्यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव, बट इट कैन बी नेगेटिव। लेकिन अगर मान लो हमारे पास n इवन है, जैसे कि हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, स्क्वायर रूट को मान लो हमारे पास है 9, तो इसका मतलब हुआ x यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंप्लाइज x इज इक्वल टू +3, क्योंकि हम केवल और केवल यहां पर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। बहुत फंडामेंटल सी बात है, हो सकता है अभी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन आगे जाके ये तुम्हें जरूर हेल्प करेगा, ठीक है। इसको अगर तुम ध्यान रखोगे तो फोर्थ रूट ऑफ मान लो हमारे पास है यहाँ पर 81 इज इक्वल टू x, तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 81। अब यहां से भी हमारी x की वैल्यू +3 हो सकती है या -3 हो सकती है, लेकिन हम -3 यहां पर नहीं लेंगे, हम केवल और केवल +3 लेंगे। इट वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आई गेस ये एग्जाम्पल से तुम्हें यहां पर समझ में आ गया होगा कि nth रूट हमारा क्या होता है, ठीक है। nth रूट क्या होता है, और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें जो हमेशा ध्यान में रखने वाली है, दैट इज कि अगर n ऑड है देन इट्स वैल्यू कैन बी नेगेटिव, बट इफ n इज इवन देन इट्स वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। और यहां पर एक बात और आती है कि अगर हमारा n इवन हो गया, मान लो कि हमारा n इवन है और हमें यहां पर निकालना है फोर्थ रूट ऑफ -3, तो क्या हम निकाल सकते हैं? क्या ये हमारा कोई नंबर आएगा? इसको मान लो हमने x ले लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल टू -3। और कोई भी हमारा ऐसा रियल नंबर है क्या जिसकी अगर हम पावर 4 करें तो हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है? सोच के जरा देखो। मान लो तुमने कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया, उसकी पावर 4 की, यानी उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो नंबर आएगा दैट विल बी आर पॉजिटिव नंबर। और अगर तुमने यहां पर नेगेटिव नंबर ले लिया और उसकी पावर 4 किया, उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो भी तुम्हारे पास जो है वो पॉजिटिव नंबर आएगा। जैसे मान लो -2 लिया, -2 की पावर 4 किया, यानी -2 इंटू -2 इंटू -2 which will be equal to +16। तो इट कैन नेवर बी नेगेटिव। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इवेंथ रूट जो हमारा आएगा, इसको हम बोलेंगे इवेंथ रूट, वो हमारा नेगेटिव नंबर का कभी भी कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो दो बातें यहां पर हैं, इनको हम लोग नोट करके एज अ पॉइंट में हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। पहली बात ये कि वैल्यू ऑफ इवेंथ रूट इज always taken as
मतलब ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, मतलब उसकी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, बट हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। दूसरी बात, इवेंथ रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू आई ही नहीं है ना। हमारे पास यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। इसका मतलब हमारा अगर हम इवेंथ रूट लें नेगेटिव नंबर का, देन वी विल नॉट गेट एनी वैल्यू ऑफ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लेकर एक बार जो है यहाँ पर इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और हम ये समझेंगे कि ये जो हमारा इवेंथ रूट है जो हमने अभी डिफाइन किया है, इसको हम पावर के टर्म्स में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो पावर के टर्म्स में लिखने के लिए हमारा क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे मान लो 4 अगर हम बात करें, दिस इज इक्वल टू 4 की पावर 1/2, सिंपल 4 की पावर 1/2 होता है इसका मतलब, और दिस विल कम आउट टू बी 2। ठीक है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 स्क्वायर पावर 1/2 इक्वल टू 2। अभी हम इसके ऑपरेशंस भी देखेंगे आगे, जिसमें हम इसको यहाँ पर देखेंगे कि ये कैसे तुम्हारे 2 आ रहा है। बट अगर मान लो तुम्हारे पास क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 27 which will be equal to 27 की पावर 1/3 which will be equal to 3। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, कोई भी रूट ले सकते हो, कोई भी, मान लो जैसे 10th रूट ले लिया, 10th रूट ऑफ अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 की पावर 1/10। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं, वो हमारे एक्सपोनेंट में चला जाता है। और ये क्यों आ रहा है ऐसे, हम इसको स्क्वायर रूट को इसकी पावर में क्यों ले आ रहे हैं, क्योंकि इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया है। ठीक है, हमने यहाँ पर किस तरह से डिफाइन किया कि अगर क्यूब रूट ऑफ -8 हमारा x है, दैट मीन्स x क्यूब इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो यानी -8 की पावर 1/3 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पर एक्सपोनेंट जो है रेडिकल साइन का बना। बाकी जो नॉर्मल एक्सपोनेंट होते हैं वो तो तुम्हें पता ही है कि जैसे मान लो अगर हमारे पास लिखा है यहाँ पर 2 की पावर 6, इट मीन्स 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, मतलब 2 की पावर 6 का मतलब है कि हम उसे 6 टाइम्स जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट विल बी इट्स पावर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर किसी रेडिकल साइन की भी पावर हम 6 ले सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास दिया है क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है, और अगर हमने इसकी पावर कर दी मान लो 5, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 की पावर 1/3 और इस पूरे की पावर 5। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर बनेगा। तो इसको भी हम लोग आगे थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे जब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट करेंगे। तो हम लोग चलो वहीं पर चलते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर देखते हैं। इसमें कुछ हमारे जो है पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। तो हम पहला पॉइंट हम देखें यहाँ पर, ये हमारे पास है। इसके लिए जो हमारी कंडीशन है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। दोज कंडीशंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को नहीं पता होती हैं, बट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी कंडीशन क्या होती है। तो यहाँ पर है इफ, हम यहाँ पर एक वेरिएबल यूज करेंगे a, तो दैट वेरिएबल शुड बी ग्रेटर देन 0 इफ a ग्रेटर देन 0 एंड p एंड q, या दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं m एंड n, and m and n are rational numbers। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे लॉज हैं इसको अच्छे समझो कि दीज आर वैलिड ओनली व्हेन m and n आर रैशनल नंबर्स। हम उसी की बात कर रहे हैं अभी हम इरैशनल नंबर होंगे उसकी बात नहीं कर रहे। तो रैशनल नंबर्स के लिए यहाँ पर क्या आता है, जो पहला तुम्हारा लॉ है दैट सेज दैट कि a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो जो हमारा a है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस, एंड m एंड n को क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो पहला लॉ तुम्हारा ये कहता है कि a की पावर n और a की पावर n को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारी ये पावर जो है वो हमारी ऐड हो जाती है। इसका प्रूफ हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, हम m और n को रैशनल नंबर भी लेकर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम करेंगे केवल इंटीजर्स के लिए,
और रैशनल नंबर के लिए तुम खुद से एक बार जो है यहाँ पर ट्राई करें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इंटीजर्स के लिए करें तो इंटीजर्स के लिए तो सिंपल है, यहाँ पर कैसे करेंगे हम यहाँ पर कि a की पावर m जो है उसका मतलब है कि a को हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर m टाइम्स, कितनी बार मल्टीप्लाई करना है m टाइम्स, और a की पावर n इसको हमें लिखना है n टाइम्स। और इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बी a इंटू ए इंटू ए अप टू इंटू ए। ये हमारा कितने टाइम्स आ जाएगा, ऊपर हमारा m टाइम्स a लिखा है, नीचे हमारा n टाइम्स a लिखा है, दिस विल बी m प्लस n टाइम्स a आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला लॉ हुआ कि अगर बेस हमारा सेम, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना है a तुम्हारा नीचे वाला सेम है, तो ऊपर उनको नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारी जो पावर्स हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट लॉ देखते हैं हम यहाँ पर। सेकेंड लॉ अगर हम अपना देखें तो पहले लॉ में हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था, यहां पर हम क्या करेंगे, नंबर्स को डिवाइड करेंगे। तो सेकेंड लॉ हमारा क्या है कि a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। यहां पर ध्यान रखना m एंड n हमारे क्या है, रैशनल नंबर है, a मस्ट बी हमारा ग्रेटर देन 0। तो इसका प्रूफ भी हम लोग जो है, जो हमारा पहला लॉ था उसी की तरह से कर सकते हैं। वहां पर हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया था, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे कुछ a जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे जो a बचेंगे दैट विल बी m माइनस n। अगर हमारे ऊपर न्यूमरेटर में m a है और डिनोमिनेटर में n a है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे यहां पर अगर हम लोग लिख ही लेते हैं इसको a इंटू a m टाइम्स लिखा है ये हमारे पास मान लो, और नीचे हमारे पास n टाइम्स लिखा है, ठीक है। ऊपर m टाइम्स लिखा है, नीचे n टाइम्स लिखा है, तो ये कैंसिल आउट होकर ओवरऑल हमारे पास इफेक्टिव कितने एज बचेंगे हमारे पास। अगर हम मान लें कि m हमारा ग्रेटर देन n है तो ये हमारा इंटीजर्स के लिए ही है ऑब्वियसली, है ना, तो हमारे m माइनस n a हमारे बचेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा a की पावर m माइनस n, ये हमारा सेकेंड लॉ है। नेक्स्ट लॉ की तरफ अगर हम बढ़े, थर्ड लॉ हमारा क्या कहता है कि a की पावर m और इसकी भी पावर हम n कर दें, मतलब a की पावर n को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने टाइम्स, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a हमारा m टाइम्स लिखा है और उसको हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आती है दिस विल बी a की पावर mn। तो हमारे पास कितनी बार a आ जाएगा, m इंटू n टाइम्स आ जाएगा। ये भी हमारा काफी ट्रिवियल है, काफी सिंपल है, तो ये भी अगर तुम एक बार सोचो तो ये तुम्हारा आराम से आ जाएगा। और खास करके जब m और n तुम्हारे इंटीजर हैं तब तो काफी सिंपल तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा लॉ है, फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये हमारा है। अभी हम इनका एप्लीकेशन भी देखेंगे, ठीक है। a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a b की पावर m, ठीक है। ये भी बहुत ऑब्वियस सा है कि a को m टाइम्स मल्टीप्लाई किया, b को m टाइम्स मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी इक्वलेंट टू कि हम ab को m टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये तुम्हारा ab की पावर m बन जाएगा। तो यहां पर हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है फोर्थ लॉ हो गया। फिर एक हमारा और बन रहा है यहां पर, इसको अगर हम लोग देखें कि फिफ्थ लॉ, ये एक्चुअली तुम्हारा एक दूसरे लॉ का ही डेरिवेटिव है, बट अगर हमारे पास 1/a की पावर m लिखा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a की पावर माइनस m। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और कैलकुलेशन में हमें काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसको अगर हम लोग देखें
तो हमें एक बात यहाँ पर मालूम होनी चाहिए कि अगर हम किसी भी रियल नंबर की पावर 0 करें तो वो हमारा क्या होता है। जैसे अगर मान लो 2 की पावर 0 करें, या 3 की पावर 0 करें, या 10 की पावर 0 करें, या 3/4 की पावर 0 करें, किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 करते हैं दैट इज इक्वल टू 1 एक्सेप्ट 0 की पावर 0 विच इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 1/a की पावर m को हम लिख सकते हैं a की पावर 0 डिवाइड बाय a की पावर m, और फिर यहां पर हम कौन सा लॉ लगा सकते हैं, यहां पर हम अपना सेकंड लॉ लगा सकते हैं जिसमें हमने दो a की पावर्स को डिवाइड किया। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा a की पावर 0 माइनस m विच विल बी इक्वल टू a की पावर माइनस m। ठीक है, तो ये सारे हमारे बेसिक से लॉज हैं, और जितना ज्यादा हम इनको प्रैक्टिस में अपने लाएंगे उतनी जल्दी हमें ये समझ में आ जाएंगे। तो हम इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहां पर। अब हम कुछ जो है क्वेश्चंस वगैरह यहां पर करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है a की पावर 3/4 मल्टीप्लाइड बाय a की पावर 1/4। ठीक है, तो अब यहां पर हमारा जो है ये दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर हमारा नीचे वाला बेस सेम है तो ऊपर वाली पावर्स हमारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा a की पावर 3/4 प्लस 1/4, और 3/4 प्लस 1/4 हमारा कितना होता है, एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये हमारा आएगा 4, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आ जाएगा a की पावर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहां पर। जैसे मान लो अगर हमारे पास दिए 3 की पावर 7/3 एंड डिवाइड बाय 3 की पावर 1/2। तो अब ये डिवाइड में हो रहा है, बेस हमारा दोनों का सेम है 3, तो हमारी जो पावर्स हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। बेस हमारा वही रहेगा 3 और उसकी पावर में हमारा क्या जाएगा 7/3 माइनस 1/2। और यहाँ पे इन फ्रैक्शंस को तो तुम ऐड और सब्ट्रैक्ट करना जानते हो, अगर नहीं तो तुम यहां पर थोड़ा सा अलग लिखकर कर लो इसको। 7/3 माइनस 1/2, 3 and 2 का हमारा एलसीएम हो जाएगा 6, और 3 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारा आएगा 2 into 7 करेंगे हम तो हमारा आएगा 14, और यहां पर 3 आएगा तो दिस विल बी 11/6। तो ये हमारे पास आ गया 3 की पावर 11/6। तो पहला वाला हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी से हो रहा है, सेकंड वाला हमारा सेकंड प्रॉपर्टी से हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मान लो हमारे पास 4 की पावर 5 और इसकी पावर हमारे पास 7 दिया है, तो यहां पर हमारा ये क्या हो जाएगा, अगर हमारे यहां पर 4 की पावर 5 की पावर 7 दिया है तो यहां पर तुम्हारी पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो सिंपली हम यहां पर बेस हमारा सेम रहेगा 4 और पावर इसमें हो जाएगा 5 into 7। अब इसमें ध्यान रखना पहले वाले से ये अलग है, इसमें पावर्स तुम्हारी क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। पहले वाले में पावर्स क्या होंगी, तुम्हारी ऐड हो रही थी, तो दिस विल कम आउट टू बी 4 की पावर 35। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये तुम्हारा थर्ड वाला जो तुम्हारा हम लोग ने एक्सपोनेंट का लॉ लिखा है उसका ये एग्जांपल है। एंड फोर्थ वन अगर हम लोग देखें यहां पर, तो ये हमारा हो गया। जैसे मान लो अगर हमारे पास 6 की पावर 3 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 के अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो एक हमारा आएगा 2 और एक आएगा हमारा 3। 2 into 3 लिख सकते हैं 6 को हम, और इसकी पावर हमारा 3 है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में या एक दूसरे फॉर्म में यहाँ पर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब कर सकते हैं एंड 3 का क्यूब, ये आपस में तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी 4 का एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहां पर, मान लो अगर हमारे पास 1/10 की पावर 3/4 है, ठीक है, पावर हमारी कोई भी रैशनल नंबर भी हो सकती है। ठीक है, हमने ये बोला है कि m एंड n हमारे क्या है, रैशनल नंबर है। हमने ऐसा नहीं बोला कि वो हमारे जो है इंटीजर से, हमने बोला है ये रैशनल नंबर से। तो यहां पर क्या होगा कि अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो दिस विल बी -3/4। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये तुम्हारे सारे प्रॉपर्टीज के कुछ थोड़े बहुत एक एक एग्जाम्पल था जिसमें तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि हमें प्रॉपर्टीज वगैरह जो है
किस तरह से अप्लाई करनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम्पल वगैरह हम लोग यहाँ पर और करते हैं और इसको समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर हम रेडिकल्स की बात करें, तो जैसे मान लो अगर हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा। अब हमने देखा है क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि उस नंबर की पावर 1/3, राइट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर और उसकी पावर 1/3, ये आ जाएगा। और अब हम क्या कर सकते हैं, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम यहाँ पर इसको हमारा जो एक्सपोनेंट है लॉ का, उसमें हमारी ये जो पावर्स हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो दिस विल बी इक्वल टू 6 की पावर 2/3। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। और इसको अगर हम एक दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं 6 की पावर 1/3 की पावर 2, ये भी हम इसको यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंट में तुम्हारा यही होता है कि जैसे हम लोगों ने इसको भी पहले बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है, बहुत डिटेल में यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है कि nth रूट ऑफ अ नंबर का मतलब क्या होता है। जैसे क्यूब रूट ऑफ 6 स्क्वायर है तो उसका मतलब हुआ पावर 1/3, हम लोग ने ये सब देख चुके हैं। ठीक है, तो इसी में पावर 6 स्क्वायर का तुम्हारे क्यूब रूट ले रहे हो तो उसमें पावर 1/3 हो जाएगा, पावर तुम्हारी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर। अब एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लो यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ 8 स्क्वायर। ठीक है, 8 स्क्वायर, तो यहां पर इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2/3, ये लिख सकते हैं हम लोग इसको। और 8 की पावर 2/3 कैसे लिखा हम लोग ने, एक स्टेप हम लोग ने स्किप किया है यहां पर, वो भी लिख लेते हैं। 8 की पावर 2 और उसकी पावर हमारी 1/3, तो यहां पर पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो ये हमारा आ जाएगा 8 की पावर 2/3। ठीक है, और फिर मान लो हम ये बोल सकते हैं कि भाई 2/3 तो तुम्हारा 2 × 1/3 का मल्टीप्लिकेशन तो हो ही सकता है। इसके अलावा तुम्हारा ये भी हो सकता है कि 8 की पावर 1/3 लिखा हो और उसका स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज हमारी क्या है, सेम ही है। जैसे मान लो अगर तुम्हारा 64 लिख लिया, 64 की पावर 1/3, 64 की पावर 1/3 का मतलब है कि क्यूब रूट ऑफ 64। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम क्यूब करें, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो हम क्या करेंगे, इसको x लिखेंगे, तो यहां से हमारा आ जाएगा x³ इज इक्वल टू 64। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब तुम्हारा 64 हो, तो तुम्हें मालूम है ये हमारा हो जाएगा +4। ठीक है, तो अभी हमारा +4 आ रहा है। और एक क्यूब रूट ऑफ 8 अभी हम लोगों ने निकाला था, यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 8 हमारा कितना होता है 2, तो ये हमारा आ जाएगा 2 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 4। तो दोनों से वैल्यू हमारी 4 आ गई। इस तरह से हम जो है कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, किसी पावर को अंदर भेजना, किसी पावर को बाहर भेजना। और ये हम क्यों करते हैं कि जहां से भी हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए वहां से हम इसको करें। ठीक है, ताकि पावर, अगर हमें क्यूब रूट निकालना आसान हो रहा है तो हम क्यूब रूट ऑफ निकालेंगे पहले, और अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना आसान हो रहा है तो हम पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे। इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स वगैरह देखे, जो भी हम लोगों ने यहाँ पर एक्सपोनेंट वगैरह देखा, इतना लॉस वगैरह हमें चाहिए होते हैं और इसको हम नॉर्मली क्वेश्चंस वगैरह में काफी जो है यूज करते हैं। और हमने इसको nth रूट को भी बहुत डिटेल में देख लिया है यहाँ पर। यही हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का सब टॉपिक था। ठीक है, हम लोग ने स्क्वायर रूट भी देखा। बेसिकली इस चैप्टर में हमने रियल नंबर्स तो बिल्ड किए ही किए, बट इसमें हमने इरेशनल नंबर्स पे ज्यादा फोकस किया। इरेशनल नंबर्स को हमने देखा कि कैसे हम यहाँ पर डील करते हैं। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में एक सब टॉपिक बच रहा है, उसको भी हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं, फिर ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। वो हमारा जो सब टॉपिक है दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट एंड ज्योमेट्रिकल। अब तुम लोगों ने अगर सारे लेक्चर्स यहाँ पर देखे हैं तो इसका अब तुम सोचोगे सर ये तो हम कर चुके हैं, है ना। रूट एंड यानी हमारे जो इरेशनल नंबर्स थे उनको नंबर लाइन पर हम किस तरह से ज्योमेट्रिकली दिखाते हैं ये हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, बट हम लोग एक अल्टरनेट प्रोसेस यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। एक अल्टरनेट प्रोसेस देख रहे हैं कि जिसके थ्रू हम इस तरह के कोई भी इरेशनल रूट एन का कोई भी नंबर होगा तो उसको हम ज्योमेट्रिकली दिखा सकते हैं।
वहां पर हमारे पास थोड़ी सी लिमिटेशन थी। पिछले वाले जो हम लोग ने किया था, जो तरीका देखा था, यहाँ पर हम किसी भी तरह का कोई भी नंबर हो, रूट के अंदर हमारा कोई भी नंबर लिखो, एंड जरूरी नहीं है कि यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए बस, और उसको हम ज्योमेट्रिकली यहाँ पर दिखा सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5.2, स्क्वायर रूट ऑफ 4.7, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 9, इन सबको हम ज्योमेट्रिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका प्रूफ भी देखेंगे कि क्यों तुम्हारा जो है रूट एन जो हम प्लॉट कर रहे हैं वो हमारा आ रहा है, और उसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि रूट एन को ज्योमेट्रिकली हम लोग किस तरह से यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन कह लो या फिर एक तुम्हारा जो है स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ पर बना ली। अब जैसे मान लो कोई एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम लोग सीख जाएंगे कि यहाँ पर हम क्या करें। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5.2। ठीक है, 5.2 हम लोग लेते हैं, तो हमें इसे दिखाना है कि ये ज्योमेट्रिकली ये कितनी लेंथ होगी, और हम चाहें तो उसको नंबर लाइन पर भी यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो इसका जो पहला स्टेप होता है हमारा, वो हमारा ये होता है कि ड्रॉ अ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ 5.2। जितने का भी हमें दिखाना है उतना हम यहां पर बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा लाइन सेगमेंट आ गया यहां पर 5.2 लेंथ का। सेकंड हमारा स्टेप रहेगा यहां पर, अभी हम लोग स्टेप भी लिख लेंगे चाहे तो, कि यहां पर जैसे मान लो ये वाला जो पॉइंट है, यहां से हम 1 लेंथ का लाइन सेगमेंट और इसके आगे बनाएंगे। ठीक है, इनको कुछ नाम दे देते हैं ताकि थोड़ा सा हमें लिखने में आसानी रहे। यहां पर हम इसको बोल देते हैं A, इसको B एंड दिस इज C। तो हमने जो हमें स्क्वायर रूट वो निकालना था, हमने उसका लाइन सेगमेंट बनाया, फिर हमने यहाँ पर 1 बनाया, कोई भी नंबर हो उसके लिए 1 ही बनाएंगे, और फिर इनका मिड पॉइंट फाइंड किया, इन दोनों लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड किया A एंड C का। सपोज मिड पॉइंट हमारा ये आ रहा है, इसको हमने बोल दिया O। अब OA डिस्टेंस लेकर, OA और OC हमारा बराबर होगा क्योंकि हमने मिड पॉइंट लिया है, तो अगर हम O को सेंटर मानकर और OA डिस्टेंस लेकर, रेडियस लेकर अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा A एंड C दोनों से पास करेगा। पूरा सर्कल नहीं ड्रॉ करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं यहां पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। कुछ इस तरह से सेमी सर्कल आ गया। ठीक है, तो स्टेप्स हम लोग यहां पर लिख लेते हैं एक एक करके। स्टेप हमारा 1 हो गया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ n यूनिट। ये हम लोगों ने पहले बनाया था पर्पल कलर से। फिर हम लोगों ने बनाया ड्रॉ a line segment of 1 unit adjacent to previous line segment। मतलब जो पहले हमने लाइन सेगमेंट बनाया था उसी से मिलता हुआ एक 1 यूनिट का लाइन सेगमेंट यहां पर बनाएंगे। तीसरा स्टेप हमारा हो जाएगा यहां पर फाइंड मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट को हम लोग यहां पर बोल देते हैं पॉइंट O। ठीक है, इसको बल्कि बोल देते हैं लाइन सेगमेंट जो हमारा n यूनिट का है दैट इज AB, और 1 यूनिट का जो आया है दैट इज BC। पॉइंट O ऑफ सेगमेंट AC। इतना काम हम लोग कर चुके हैं। AC का मिड पॉइंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। स्टेप 4 हो जाएगा हमारा
कि ड्रॉ अ सर्कल या सेमी सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस OA। ये हमारा A एंड C दोनों से पास करेगा, क्योंकि OA एंड AC, OA एंड OC हमारा इक्वल है, वो हमारे रेडियस जो है वो दोनों हमारे यहाँ पर इक्वल है, इसलिए ये दोनों हमारे बराबर होगा। और यहाँ पर हम लोगों ने सेमी सर्कल यहाँ पर बना लिया। तो यहां तक हमारा हो गया, स्टेप 4 तक हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर बनाते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो कि मान लो यहाँ पर सेमी सर्कल को डी पर कट कर रहा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। तो ये जो बीडी लेंथ हो जाती है यही हमारी क्या हो जाएगी, √5.2। अब ये कैसे होगी ये अभी थोड़ी देर में हम लोग प्रूव कर रहे हैं, पहले इसका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा यहाँ पर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर BD on the line AC. This length BD represents √n। यही हमारी लेंथ √n हो जाती है। तो ऐसे कोई भी √n तुम निकाल सकते हो, ठीक है। n की वैल्यू अगर यहाँ पर कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि इंटीजर हो, वो तुम यहाँ पे जैसे हम लोग ने यहाँ पे 5.2 लिए, 5.2 का बनाओ लाइन सेगमेंट, 1 यूनिट का बनाओ, वहां से सर्कल बनाओ, डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और तुम्हारा यहाँ पर √n आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से हम किसी भी नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इतनी लेंथ लेकर ओरिजिन पर कंपास रखकर अगर हम उसका आर्क मार्क कर देंगे तो हमारा नंबर लाइन पे भी ये बड़े आराम से आ जाएगा। मतलब हमने बीडी लेंथ ली यहाँ पर और हमने नंबर लाइन बनाकर यहाँ पर उसको मार्क भी कर सकते हैं। मतलब कंपास हमने ओ पर लिया, जी ओ मतलब तुम्हारा जहां पे हमारा 0 स्टार्ट हो, और इतनी बीडी लेंथ अगर हम लोग ने यहाँ पर बना दी तो ये हमारे पास ये नंबर भी मिल जाएगा 5 पॉइंट। मतलब इस तरह से कोई भी इरेशनल नंबर भी तुम यहाँ पर ले सकते हो एक्सेप्ट पाई एंड ई। बट जैसे स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी अगर तुम्हारा नंबर दिया है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो दैट विल बी योर इरेशनल नंबर, और उसको हम इस तरह से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक जरूरी बात यहाँ पर यह आती है कि ये जो बीडी लेंथ है हाउ इट इज रिप्रेजेंटिंग √5.2, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को, और उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग जो है फिर से ये फिगर बनाते हैं, और अब की बार 5.2 नहीं लेते हैं हम लोग, इस बार जो है कोई भी एक x ले लेते हैं या n ले लेते हैं। n हम लोग ने लिया √n तो n ही ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई थी जिसमें हमारे पास यहाँ पर a b, और a b लेंथ हमारी कितनी थी n, और b c लेंथ थी हमारी 1, ठीक है। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर इसका मिड पॉइंट निकाल कर हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ किया था, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया था। पूरे सर्कल की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर एक सेमी सर्कल हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ किया था। और फिर हम लोगों ने बोला था यहाँ पर कि अगर हम B पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो जो इस पॉइंट पर कट करेगा, इस पॉइंट पर D पॉइंट पर, तो दिस BD विल बी √n। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पर AB को n ले रखा है, BC को हमने 1 ले रखा है, और यहाँ पर हम जो है इसको y ले लेते हैं, BD को हम जो है x ले लेते हैं, मान x ले लेते हैं, और AD एंड CD को कनेक्ट कर देते हैं। AD एंड CD को कनेक्ट कर दें। कुछ ज्यादा ही यहाँ पर ये डिलीट हो गया, फिर से बना लेते हैं। BD यहाँ पर
ठीक है, अब ये हमारा बन गया। तो अब हम इसको ले लेते हैं x, और नाउ वी नीड टू प्रूव कि BD जो हमारा x है दैट इज रूट n। ठीक है, नाउ वी नीड टू प्रूव BD इज इक्वल टू x। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहां पर हमारा काम हो जाएगा। कैसे पाइथागोरस थ्योरम यहां पर कैसे लगाएंगे, जैसे अगर हम लोग यहां पर हमें एक बात और पता है क्या, कि एंगल ADC, ये हमारा एंगल बता सकते हो क्या, ADC क्या होगा। पॉज करो और यहां पर देखो कि ये एंगल हमारा क्या होगा, ADC हमारा कितना एंगल होगा। ये हमारा सेमी सर्कल है, तो ADC जो हमारा एंगल सेमी सर्कल में बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री। ये पता है तुम्हें कि कभी भी कोई भी डायमीटर सेमी सर्कल में जो एंगल बनाता है दैट इज 90 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम ADC ट्रायंगल में भी जो है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तीन हमारे पास ट्रायंगल हैं जो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ADC हमारा 90 डिग्री है, तो इसमें अगर हम लगाएंगे तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 का स्क्वायर हो जाएगा। n+1 डिवाइड का स्क्वायर, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। AC हमारा कितना है, n+1। ठीक है, अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि एंगल DBA ये भी हमारा 90 डिग्री है। तो यहां पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तुम लोग एक बार फिगर बना लो और हम फिर जो है नेक्स्ट पेज पे यहां पर चलते हैं और फिर इसमें लगाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहां पर। अब यहां पर AD हमारा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। थर्ड इक्वेशन हमारी यहां पर बनेगी क्या, कि एंगल DBC ये हमारा 90 डिग्री है। तो इस वाले ट्रायंगल में भी, ट्रायंगल DBC में भी हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा CD स्क्वायर जो कि हमारा हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये तुम्हारा थर्ड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर इन तीनों इक्वेशन से हम कैसे डील करें। पहली इक्वेशन में तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन में तुमने यहाँ पर AD स्क्वायर एंड CD स्क्वायर निकाल लिया है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से AD स्क्वायर एंड CD स्क्वायर को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है हमारा। पुट कर देते हैं तो हमारा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर जो कि हमारा पहला इक्वेशन है उसमें हमारा ये आ रहा है n+1 का होल स्क्वायर, और AD स्क्वायर को रख देते हैं x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और CD स्क्वायर को रख देते हैं x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इधर n+1 का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसको ये ध्यान रखना n स्क्वायर प्लस 1 मत लिखना, ये तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab विच विल बी इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n। ठीक है, अब यहां पर देखो n स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है और 1 भी कैंसिल हो रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2n, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू n एंड x इज इक्वल टू रूट n। अब यहां पर हम x इज इक्वल टू माइनस रूट n नहीं लेंगे, क्योंकि x लेंथ हमारी है और लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है नहीं। तो यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर हम इस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं, n की कोई भी वैल्यू यहां पर लेते हैं, तो हम रूट ओवर n को ज्योमेट्रिकली यहां पर दिखा सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या। तो एक मेथड हम लोगों ने देखा था पहले, उसमें भी हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज किया था, और एक मेथड ही है, जो भी मेथड है तुम्हें अच्छा लगता है उस तरीके से तुम यहाँ पर ज्योमेट्रिकली बना सकते हो। एक बार इसको बनाकर देख लेना और इसका प्रूफ भी देख लेना। देखो प्रूफ जो है तुम्हारा, ये तुम्हें थोड़ा सा सोचने में हेल्प करेगा, तुम्हें चीजें समझने में हेल्प करेगा कि किस तरह से जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा किस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली बस बहुत सिंपल वे में तीन राइट एंगल ट्रायंगल देखे और तीनों में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी और तीनों को हमने किसी तरीके से यहाँ पर रिलेट कर दिया, तो हमारे पास ये रूट n आ गया। ठीक है,
n की वैल्यू तुम यहाँ पर कुछ भी रखो, हमने स्टेप्स भी लिख दिए जिससे तुम यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन जो है कर सकते हो, और उसके बाद हम लोग ने इसका प्रूफ भी देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर तुम्हारा फिनिश होता है। इसमें हम लोग ने सब कुछ कवर कर लिया है, कुछ अगर रह गया होगा तो उसे हम नेक्स्ट में कर लेंगे, हो सकता है वो हमने किसी दूसरे चैप्टर के लिए रखा हुआ है यहाँ पर, बट बेसिक सब कुछ कवर किया और काफी डिटेल में कवर किया है। अगर तुम वाकई में सीखना चाहते हो तो शुरुआत से जितने भी लेक्चर्स हमारे हुए हैं उन सबको देखो, और कॉन्सेप्चुअली तुम जो है काफी स्ट्रांग हो जाओगे अगर इन लेक्चर्स को तुम देखते हो। और लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना, मैथ्स में हमेशा तुम्हें प्रैक्टिस जरूरी होती है, तो तुम केवल अगर लेक्चर देखोगे तो उससे केवल काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं अपने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस वगैरह भी करने होंगे। और मैंने बोला था शुरुआत में, बीच में एक लेक्चर में मैंने ये बात भी बोली थी कि तुम्हें टेक्स्ट बुक पढ़ने की भी जरूरत है। ठीक है, और एक बार ये जो प्रूफ है इसको कर लेना और एक बार खुद से करके देखना ताकि थोड़ा सा तुम्हें और समझ में आए। तो इसके सारे चैप्टर्स वगैरह कर लेना। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है अपना स्टार्ट करेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था वो भी तुम्हारा काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है, एक नया फील्ड तुम्हारा यहाँ पर बन रहा है जिसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे और देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग नए नए रिजल्ट्स और निकाल सकते हैं और कॉम्प्लेक्स रिजल्ट को बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। हम अलजेब्रा और ज्योमेट्री को दोनों मिला सकते हैं और मिलाकर वहां पर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को यहीं पर फिनिश करते हैं, इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट क्लास हमारी जो है होगी सैटरडे को 7:30 बजे। तब हम लोग मिलते हैं और तब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। काफी मजा आने वाला है ठीक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास मिस मत करना। तो तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना जो है ये चैप्टर जो है फिनिश कर लो तुम भी, और नोट्स वगैरह रिवाइज करके क्वेश्चंस वगैरह इसके करो। ठीक है, तो सैटरडे को मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।